जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के लेक्चर में हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे पूरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का रिकैप। जो कुछ हमने पढ़ा है शुरुआत से लेके अभी तक, वो हमारा पोर्शन कवर करता है प्राचीन भारत इतिहास के। प्राचीन भारत के इतिहास के पूरे पोर्शन का आज हम रिकैप लेंगे, रिवाइज करेंगे और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से देखेंगे कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स और कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर किए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। दिस लेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस पार्ट में, पहले पार्ट में मैं आपको कराऊंगी कवर इंडस वैली सिविलाइजेशन से पोस्ट मॉडर्न एरा तक। ये हमारा पहला पार्ट है रिकैप का या रिवीजन का, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से पोस्ट मॉडर्न एरा तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम गुप्ता एरा से साउथ इंडियन किंगडम्स तक का रिकैप देखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इस लेक्चर से। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर क्रॉनिकल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस इंक्लूडिंग इंडस वैली टू द पोस्ट मॉडर्न एरा। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से लेके पोस्ट मॉडर्न एरा तक जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी ट्रांजिशंस हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, हम वो सारे चेंजेस इसमें इस लेक्चर में कवर करेंगे। वो सारे पॉइंट्स हम इस लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। वी विल एग्जामिन द कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। हम कल्चरल डेवलपमेंट्स भी देखेंगे, इकोनॉमिक भी देखेंगे, पॉलिटिकल भी देखेंगे एंड वी विल बेसिकली सी द शिफ्ट इन सिनेरियोस एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। आवर फर्स्ट टॉपिक जिससे हमने इतिहास की शुरुआत की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपका काम इस लेक्चर में ये है कि जैसे जैसे मैं आपके सामने इन टॉपिक्स का नाम लेके आऊंगी, स्लाइड्स चेंज करूंगी, आप 2 सेकंड का पॉज लेंगे और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की कहाँ से थी। बेसिकली वी स्टार्टेड कि कैसे जब प्री हिस्टोरिक एज का डिक्लाइन होता है या वो चेंज में आता है, प्री हिस्टोरिक के बाद जब हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में शिफ्ट होते हैं तो हम सबसे पहले सिविलाइजेशन को देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो अपने कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में, यानी कि जिस समय काल में ये सभ्यता यहाँ पे प्रचलित थी, जो इस समय काल में भारत में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख पा रहे थे, उसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड के दूसरे रीजन्स में दूसरी सिविलाइजेशंस भी फ्लरिश कर रही थी। कुछ के हमने नाम भी देखे थे, जैसे मेसोपोटामियन, सुमेरियन, इजिप्शियन, ये सारी सिविलाइजेशन अलग अलग रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में फ्लरिश कर रही थी। उसी समय काल में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड और अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन का तमगा हासिल करती है। अब ऐसा क्यों है? क्या फीचर्स थे इसके जिसकी वजह से इसे हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन के कैटेगरी में रखा जाता है? पहले तो टाइम पीरियड क्या था, अराउंड 2500 BC। मैंने आपको पूरा टाइमलाइन दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन फेज का। लेकिन हमने बात की थी, हमने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया था मैच्योर हड़प्पन फेज में, जो कि अराउंड 2500 टू 1900 BC तक था। ये उसका टाइम पीरियड था, 2500 BC टू 1900 BC। नाउ उसी के अराउंड ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी, मैच्योर्ड फेज में थी, डेवलप्ड स्टेज में थी। और इसके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या थे? अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ट्रेड नेटवर्क्स। अर्बन प्लानिंग थी, हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख पाते हैं, शहरीकरण जो था, नगरीकरण जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे अलग पहचान दिलाता है बाकी सभ्यताओं में। जिस तरह का ग्रिड पैटर्न बनता था, जिस तरह से क्रॉस रोड्स थी, जिस तरह से चौराहे थे, जिस तरह से लेआउट था सिविलाइजेशन का, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो ये सब बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कितना नगरीकरण की अवस्था में थी। हम वहाँ पे हाईली साइंटिफिक इनोवेशंस देख पाते हैं, टेक्नोलॉजी देख पाते हैं। हमने एक फीचर की बात की थी, बर्न्ट ब्रिक, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में घर बनाने के लिए। ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटेशन, या जो नालियों का जिस तरह से वहां पे निर्माण किया गया था, ड्रेन्स बनाई गई थी, कवर्ड ड्रेन्स थी,
ड्रेन्स को हर हाउस से कनेक्ट किया गया था. ईच ड्रेन वॉज कनेक्टेड फ्रॉम एवरी हाउस. ऑल्सो दोज ड्रेन्स वर कवर्ड, ताकि किसी तरह का कंटामिनेशन या इन्फेक्शन ना हो. हाइजीन मेंटेन किया गया था, साफ सफाई का ध्यान रखा गया था. और ये फीचर्स हम आजकल अपने शहरों में देख पाते हैं ना, कि ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, कहीं पे ब्लॉकेज ना हो, कवर्ड हो, कहीं पे सिल्ट इकट्ठा ना हो. तो ये सब जो फीचर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी देख पा रहे थे उस टाइम पे, वेन 2500 BC में. तो हाँ, ये फीचर्स बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में ही एक नगरीय व्यवस्था थी. देन वी कम टू रोबस्ट ट्रेड रूट्स. अब ट्रेड नेटवर्क्स को हम कैसे पता किया था हमने, कि हमें वेरियस काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशंस मिलते हैं वेरियस सिविलाइजेशन से. हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी ट्रेड देखने को मिला है, सुमेरियन से भी देखने को मिला है. विश्व के अलग अलग हिस्सों से हमें व्यापार की व्यवस्था देखने को मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में. हम सील्स का प्रयोग देख पाते हैं, है ना. हम देख पाते हैं कि किस तरह से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सील्स भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली हैं, एंड वाइस वर्सा. सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स या यहाँ के जो आइटम्स थे वो हमें वहाँ पे मिले हैं दूसरी सभ्यताओं में, मेसोपोटामिया में, सुमेरिया में, इजिप्ट में. तो ये दिखाता है कि चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा था. थिंग्स वर एक्सचेंज थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स. मेजर सिटीज का डेवलपमेंट हम देख पाते हैं. हरप्पा एंड मोहनजोदारो जैसी सिटीज का हम डेवलपमेंट देखते हैं. चन्हुदारो जैसी सिटी का डेवलपमेंट देखते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज थी. कालीबंगन का हमने देखा है, जहाँ पे हमें फायर ऑल्टर्स मिले हैं, आग की भट्टियाँ मिली हैं, जो बशर्ते किसी भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल वर्क में हो, चाहे वो ईंटों के निर्माण में हो. पकी हुई ईंट का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उन ईंटों को पकाने के लिए कहीं तो भट्टियों का स्टैब्लिशमेंट हुआ होगा, और वही फायर ऑल्टर्स हम देख पाते हैं कालीबंगन में. धोलावीरा में हम देखते हैं, हमें स्क्रिप्ट मिलती है धोलावीरा से. लोथल एक डॉक यार्ड था, पोर्ट था, जो इस बात को फिर से प्रूव करता है कि कितना रोबस्ट ट्रेड सिस्टम था वहाँ पे. तो यही फीचर्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे हैं. वेरियस टाइप ऑफ आर्ट एंड कल्चर का भी हम एक्सपेंशन देख पाते हैं वहाँ पे. स्टैचूज देखते हैं, डांसिंग लेडी का स्टैचू देखा है हमने, जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है. हमने पशुपति सील देखी है, एक बियर्डेड मैन का भी हम स्टैचू देख पाते हैं वहाँ पे. बैंगल्स मिली हैं हमें कालीबंगन से. सो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल चाहे कितना भी प्राचीन रहा हो, वो व्यवस्था पूर्णतः नगरीय थी. ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही एडवांस स्टेज में थे. आर्ट एंड क्राफ्ट भी फ्लरिश कर रहा था. हमने बहुत सारी पॉटरी देखी है वहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स के हमने वहाँ पे ग्रे वेयर्स देखे हैं, रेड एंड ऑकरे कलर्ड वेयर्स देखे हैं, यानी कि मृद भांड. जब हम पॉटरी की बात करते हैं, मृद भांडों की हम बात करते हैं, और हम उस पर भी वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स देख पाते हैं. अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बनी है, अलग अलग तरह के रंगों का इस्तेमाल हुआ है. तो ये सब सारी चीज़ें जब हम एक साथ एक बर्ड आई व्यू देखते हैं, यानी कि जब हम चीज़ों को एक साथ होलिस्टिक तरह से देखते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने आप में एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, विद फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हमारे लेटर फेजेस यानी कि मौर्यन एम्पायर या गुप्ता एम्पायर की तरह उतना वास्ट या एक्सटेंसिव नहीं था, बट कोई व्यवस्था तो थी जो उस सभ्यता को चला रही थी. अगर किसी भी तरह की ऐसी शासन व्यवस्था नहीं रही होगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स का इतना रोबस्ट तरीके से चल पाना मुश्किल होता है. सो दिस वाज फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन. सोसाइटी और कल्चर में हमने क्या देखा था? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखा था. अब हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात यहाँ पे कैसे कर पाते हैं? हमने देखा था कि कुछ घर जो है वो सीटेडल पे बने हुए थे, माउंड पे बने हुए थे, यानी कि एक ऊंची सतह पे हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है. बाकी शहर का लेआउट हमें निचली सतह पे देखने को मिला है. तो ये एक तरह के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को भी दर्शाता है कि जो एलीट लोग रहे होंगे सोसाइटी के, उनके घर या उनके रेसिडेंशियल एरियाज माउंट्स पे बने थे, ऊंचे स्तर पे जो जगह थी वहां पे बने थे, टीलों पे बने थे. वेयरएज बाकी जो कॉमन मैन रहते थे, जो बाकी शहर का लेआउट था, वो एक निचली स्तर पे बना हुआ था, एक लोअर लेवल पे बना हुआ था. दिस शोज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. रिच कल्चरल लाइफ. अभी मैंने आपको बताया वेरियस काइंड ऑफ एविडेंसेस हमें मिले हैं, एंड देयर आर इनफ एविडेंसेस टू प्रूव कि दे हैड वेरी रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आर्ट.
क्राफ्ट्समैनशिप हमने देखी है पॉटरी और ज्वेलरी में। ज्वेलरी का भी हमें बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बैंगल्स मिली हैं, बीड्स मिली हैं, बीड्स से बने हुए वेरियस ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और पॉटरी तो हमने देखी ही है। द स्क्रिप्ट, नाउ अनदर फीचर इज स्क्रिप्ट। अभी मैंने आपको बताया धोलावीरा से, आपको अगर याद हो, धोलावीरा में हमें एक साइन बोर्ड मिलता है जिसमें 40+ लेटर्स हैं, 40+ अल्फाबेट्स हैं या साइंस हैं, जिन्हें ऑल्दो अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, बट अभी तक की रिसर्च से हमें ये पता चला है कि वो किसी प्रकार की स्क्रिप्ट थी, वो एक लिपि ही थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग यूज किया करते होंगे, और उस स्क्रिप्ट को बूस्ट्रोफ्रेडन स्क्रिप्ट का नाम दिया गया है, लेकिन हम उसे अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं। अब डिक्लाइन कैसे था? डिक्लाइन के भी वेरियस रीजंस थे। हमने देखा कि क्लाइमेटिक चेंजेस थे, रिवर शिफ्ट्स था, पोटेंशियल इन्वेजन्स भी थे। हालांकि ये इन्वेजन वाली थ्योरी को बहुत ज़्यादा नहीं मान्यता दी गई है, बट क्लाइमेट चेंज एंड शिफ्ट इन रिवर्स, नदियों के बहाव में जो शिफ्ट आया उसकी वजह से कुछ जगह पे बाढ़ आई और कुछ जगह पे सूखा पड़ा, उसकी वजह से बड़े बड़े नगरों का जो है विघटन हुआ, वो डिक्लाइन हुए सिंधु घाटी सभ्यता में। साथ ही साथ उसी से रिलेटेड क्लाइमेट चेंज भी है, बहुत सारे क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, जैसे फ्लड, ड्रॉट्स, फेमाइन, वेरियस काइंड ऑफ क्लाइमेटिक इवेंट्स कुड हैव बीन अकर्ड, जिसकी वजह से हम डिक्लाइन देख पाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता से निकल के चलते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में हमने क्या देखा था? 2 पार्ट्स थे वैदिक काल के, एक अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक एज जो था वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, जैसे कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बनाइज था, ट्रेड एंड कॉमर्स पे बेस्ड था। वैदिक एज आते आते हम रूरल सोसाइटी में बदल गए थे, एग्रीकल्चरल सोसाइटी में बदल गए थे। एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन बन गया था। ट्रेड एंड कॉमर्स का डिक्लाइन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, और उसे वापस से फ्लरिश होने में बहुत टाइम लगा था। तो वैदिक काल का जो पूरा समय है, ये जो टाइम लाइन है, इसमें सोसाइटी बेसिकली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। टाइम पीरियड था अराउंड 1500 BC। अराइवल ऑफ इंडो आर्यंस, ये एक प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वैदिक एज का। वैदिक एज में हम किसका आगमन देखते हैं? इंडो आर्यंस का। आर्यन सभ्यता जो थी, आर्यंस जो रेस थी, वो बेसिकली एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था। मैंने आपको वैदिक एज के लेक्चर में समझाया भी था कि आर्यंस वर डिनोटेड एज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप। उनकी एक अपनी लैंग्वेज थी, एक अपनी भाषा शैली थी। दिस एरा सॉ द कंपोजिशन ऑफ वेदास। वैदिक एज का सबसे दूसरा जो प्रोमिनेंट फीचर था वो क्या था कि 4 वेदों का कंपाइलेशन हम देखते हैं इसमें। कौन कौन से वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म यहाँ रखी गई है। वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्स्ट वर रिटन, सिर्फ वेद ही नहीं, उसके अलावा भी उपनिषद, जिन्हें हम हिंदू फिलॉसफी का एकदम ओरिजिन मान सकते हैं, जो पूरी तरह से हिंदू फिलॉसफी पे ही बेस्ड हैं। उपनिषद लिखे गए थे वैदिक काल में, ब्राह्मण टेक्स्ट लिखे गए थे, आर्यनक टेक्स्ट लिखे गए थे, और वेद तो हमारे थे ही। और यहाँ का एक प्रोमिनेंट सिस्टम और था, दैट वाज वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में एक हायरार्की बन गई थी, और 4 तरह के वर्णों का हम देख सकते हैं मेंशन यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। देन वी मूव्ड टू महाजनपद एरा। हम वैदिक काल से निकल के महाजनपद एरा में आते हैं, जो कि 6th सेंचुरी BC के अराउंड शुरू होता है। महाजनपद काल में हम देख पाते हैं 16 महाजनपद का एस्टैब्लिशमेंट। हमें 16 महाजनपद दिखते हैं। ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। इसमें जो महाजनपद हैं उनकी कैपिटल्स भी मेंशन्ड है, ऑल्दो मैंने आपको नोट्स में टैबलेट फॉर्म में दिया हुआ है वो, बट दिस इज ऑल्सो अ नाइस वे, अ इंटरेस्टिंग वे टू लर्न द महाजनपदास एंड देयर कैपिटल। इससे आपको पिन पॉइंटेड लोकेशन भी पता चलती रहेगी। महाजनपद काल में हम देखते हैं किंगडम्स 2 तरह के थे, मोनार्कियल भी थे और रिपब्लिक्स भी थे। हम वहां से हम देख पाते हैं एक तरह के किंगडम के एस्टैब्लिशमेंट का जो ओरिजिन है, हम महाजनपद काल से देख पाते हैं। राज्यों की स्थापना का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो महाजनपद काल से रखी जानी शुरू हो जाती है। रिपब्लिक्स और मोनार्कीज थी, अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, और 16 महाजनपदों में सबसे प्रोमिनेंट जो था वो था मगध। मगध एम्पायर वाज द प्रोमिनेंट मोस्ट महाजनपद, जिसे बाद में, और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम मौर्यन एम्पायर में तब्दील होता हुआ देख पाते हैं। कमिंग टू मौर्यन एम्पायर, नाउ लुक एट दिस मैप।
ये मौर्यन एम्पायर का मैप है और हम देख पाते हैं यहाँ पे कितना विस्तृत राज्य या साम्राज्य था मौर्यन साम्राज्य। इसीलिए मौर्यन किंगडम नहीं कहा जाता, मौर्यन एम्पायर कहा जाता है। वो राज्य नहीं था, एक पूरा बहुत बड़ा विस्तृत फैला हुआ साम्राज्य था। फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन 322 BCE। फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। Mauryan Empire was first to unify the most of Indian subcontinent. As we can see in the map, पहला ऐसा साम्राज्य, पहला ऐसा किंगडम जिसने भारत के मैक्सिमम एरिया को यूनिफाई किया था, टेरिटोरियल एरिया को यूनिफाई किया गया था। मौर्यन एम्पायर में ही इंडिया का एक्सटेंसिव जो यूनिफिकेशन हम देख पाते हैं इंडिया के टेरिटरी का, वो मौर्यन एम्पायर में देख पाते हैं। मौर्यन जो रूलर्स थे, जो मौर्यकालीन राजा थे, शासक थे, उन्होंने भारत के विस्तृत एरिया में, विस्तृत क्षेत्र में अपना राज्य या अपना शासन फैलाया था। और जिसमें से सबसे मेन या इंपॉर्टेंट कौन है? अशोका। अशोका वाज द प्रोमिनेंट मोस्ट मॉडर्न रूलर आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे हम प्रमोशन देखते हैं बुद्धिज्म का और लेटर फेज में जैनिज्म का भी। बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोपोगेशन इसलिए देखा जाता है क्योंकि अशोका ने लेटर फेज में जाके बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। अशोका के बारे में हमने वेरियस चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से कलिंगा का वॉर हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड देख के अशोका was very much, he got very against the concept of violence. Hence he adopted Buddhism and path of non-violence. कलिंग वॉर में जितनी भी जान माल की नुकसान उसने देखा, जितना ब्लड शेड उसने देखा, जितने लोगों की मृत्यु देखी उसने, उस इंसिडेंट ने, उस पर्टिकुलर वॉर ने अशोका की आइडियोलॉजी ही बदल दी थी, थॉट प्रोसेस ही बदल दिया था। उसने वॉयलेंस को कंप्लीटली छोड़ के नॉन वॉयलेंस का रास्ता अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया और वेरियस रीजन्स में आउट ऑफ इंडिया भी बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन अशोका के रेन में हम देख पाते हैं। उसने अम्बेसडर्स भेजे थे अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में, जहाँ पे उसने बुद्धिज्म का प्रचार किया था। नाउ अशोकन एडिक्ट्स, अशोका के काल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसके एडिक्ट्स, यानी कि अभिलेख। हम जो अभिलेख थे वो पिलर इंस्क्रिप्शंस भी थे, रॉक एडिक्ट्स भी थे, माइनर एडिक्ट्स भी थे, मेजर एडिक्ट्स भी थे। इन सब का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अशोका वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था मौर्यन एम्पायर के, साथ ही साथ मैंने आपको नोट्स में भी दिया हुआ था। अशोका के राज्य का या अशोका के शासन काल का जो प्रोमिनेंट फीचर था वो यही था, कमिटमेंट टू बुद्धिज्म एंड मॉरल गवर्नेंस। उसने सोशल वेलफेयर और मॉरल गवर्नेंस पे बहुत ध्यान दिया था। शासन व्यवस्था कैसी हो? मॉरली करेक्ट हो, एथिकली करेक्ट हो, इस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया था अशोका ने। नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड सोशल वेलफेयर, ये तीनों पिलर्स थे अशोका के रेन के या फिर अशोका के शासन काल के। कौन कौन से? नॉन वायलेंस, टॉलरेंस और सोशल गवर्नेंस। इनफैक्ट नॉन वायलेंस को इस हद तक अशोका ने अडॉप्ट कर लिया था कि एक इंस्क्रिप्शन में हम स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन भी देख पाते हैं, अशोका ने मेंशन किया है कि एनिमल स्लॉटर को बैन किया जाना चाहिए। हाईलाइटिंग द शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर एथिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अशोका के काल से गवर्नेंस जो है, राज्य का जो शासन है, वो मोर ऑफ एथिकल टर्न ले लेता है, नैतिक मोड़ ले लेता है, क्योंकि अशोका का मानना था कि अगर शासन करना भी है तो वो नैतिकता पूर्ण होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं पोस्ट मॉर्यन एरा में। अब पोस्ट मॉर्यन एरा क्या है? पोस्ट मॉर्यन एरा वो है जिसमें टाइमलाइन हम यहाँ देख सकते हैं 185 BC से 300 CE तक। ये जो टाइमलाइन यहाँ पे दी गई है ना, ये एक ब्रॉड टाइमलाइन है, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी एम्पायर बनता या बिगड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई एम्पायर खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, या रातों रात ही कोई साम्राज्य बन जाएगा। धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज होती रहती हैं एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती रहती हैं, तब जाके कोई साम्राज्य या तो बनता है या फिर विघटित होता है। तो वही यहाँ पे भी है। मौर्यन एम्पायर के बाद जो पोस्ट मॉर्यन एरा में हम देखते हैं, तो व्हाट वी कैन सी इज रीजनल पावर्स, ओरिजिन ऑफ रीजनल पावर्स। ये हमने देखा था, हमने पढ़ा भी था इसको डिटेल में कि वेरियस रीजनल पावर्स का ओरिजिन हम देख पाते हैं जब मौर्य एम्पायर का विघटन होता है या डिसइंटीग्रेशन होता है। साम्राज्य इतना बड़ा था, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके विघटित होने के बाद भी छोटे छोटे पावर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम ही कोई गैप आ जाता है इंडियन टेरिटरी में या इंडियन हिस्ट्री में कि यहाँ पे कोई शासन ही नहीं है, यहाँ पे कोई राज्य ही नहीं है, ऐसा नहीं है।
मौर्य शासन के जाने के बाद भी स्मॉल वेरियस नंबर्स ऑफ किंगडम्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, और जो दिखाते हैं कि जो शक्ति है वो केंद्रित नहीं है, अब उसका केंद्रीकरण नहीं है, वो विकेंद्रित हो गई है और कई लोगों के हाथ में वो पॉलिटिकल पावर आ गई है जिन्होंने अपने छोटे छोटे राज्यों का एस्टैब्लिशमेंट कर लिया है। पोस्ट मॉडर्न एरा इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कल्चरल डेवलपमेंट। हम बहुत सारे वो देख सकते हैं, उसमें स्कूल ऑफ आर्ट्स देख सकते हैं, गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट एंड अमरावती आर्ट, जिसने बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों ही रिलीजन पे बेस्ड बहुत सारे स्कल्पचर्स का निर्माण हुआ है इन स्कूल ऑफ आर्ट्स में। एंड द डायनेस्टीज, जो रीजनल पावर्स यहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी या ओरिजिन हुई थी, उनमें हमने डिटेल में पढ़ा था। कुषाण थे, शुंग थे, सातवाहन थे, पल्लव्स थे। तो वेरियस काइंड ऑफ डायनेस्टीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वेरी सेंट्रलाइज्ड पावर दैट वाज मौर्यन एम्पायर। कल्चरल डेवलपमेंट पोस्ट मौर्यन एरा का सबसे प्रोमिनेंट फीचर था। यहाँ पे आपने इस लेक्चर में नोटिस किया हो, मैंने आपको हर किंगडम के बारे में या हर सिविलाइजेशन से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, अर्बनाइज था, वो ट्रेड एंड कॉमर्स उसका बहुत फ्लरिशिंग था। मौर्यन में क्या था, इट वॉज एक्सटेंसिव एम्पायर। पहली बार किसी साम्राज्य ने या किन्हीं राजाओं ने भारत का इतना विस्तृत क्षेत्र जो है वो उस पर शासन किया था। वैसे ही पोस्ट मौर्यन एरा का अपना फीचर क्या है कि वहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट्स हम बहुत ही एडवांस स्टेज में देख पाते हैं। वी कैन सी एडवांसमेंट इन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर। गांधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट का भी हम प्रोमिनेंस यहाँ पे देख पाते हैं। हेलेनिस्टिक आर्ट यानी कि ग्रीको रोमन आर्ट, जिन स्कल्पचर्स में या जिन आर्ट फॉर्म्स में ग्रीस और रोम का इन्फ्लुएंस दिखता है, क्योंकि ट्रेड तो चल ही रहा था मौर्यन एम्पायर में, और जब इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है तो उसके साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, मैंने आपको बताया था। तो जब इकोनॉमिक एक्सचेंज चल रहा था तो कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ, एंड ग्रीस एंड रोमन एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था वो हम देख पाते हैं पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, एंड दैट ग्रीको रोमन आर्ट इज नोन एज हेलेनिस्टिक आर्ट। ओके, नाउ वी कम टू ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा। ये जो सिल्क रोड का एरिया आप देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन जा रही है ना, ये पूरा ट्रेड रूट था। बेसिकली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेन ट्रेड रूट था जहां से सारा ट्रेड कंडक्ट होता था, और ये वेरियस रीजन्स को कवर करता है। व्हेन यू सी दिस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर एंड इट गोज टू चाइना, स्टार्टिंग फ्रॉम रोमन एम्पायर इटसेल्फ टू एक्सपैंडिंग टू चाइना। और तो बीच में जो भी एरियाज कवर हो रहे हैं वहां का ट्रेड कॉमर्स जो है वो सिल्क रोड या सिल्क रूट पे ही डिपेंडेंट था पूरी तरह से। और मॉडर्न एरा में द ट्रेड वाज फैसिलिटेटेड बाय सिल्क रूट। पोस्ट मॉडर्न एरा में भी जो ट्रेड है वो सिल्क रूट के द्वारा ही हो रहा था। वेरियस एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज, यहाँ पे जैसे कि आइडियाज है, कल्चर्स हैं, गुड्स हैं, थिंग्स हैं। सिर्फ चीज़ों का आदान प्रदान नहीं होता है, आइडियाज़ का भी आदान प्रदान होता है, कल्चर का भी आदान प्रदान होता है। तो उस एक्सचेंज का, उस रिटर्न एंड गिव एंड टेक का जो रूट था वो ये सिल्क रोड था, जिसका बहुत प्रोमिनेंस है मौर्यन एम्पायर से ही। एंड हेंस वी कंक्लूड दिस लेक्चर ओवर हेयर। यहाँ पे बेसिकली मेरा बताने का आपको मतलब सिर्फ इतना सा था। ये जो रिकैप था छोटा सा, ये इसलिए रखा गया था ताकि जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाएं, आप हिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि पीछे की चीज़ भूल जाएं। आप हिस्ट्री को ना भूलें, ये मेरा एम है इस रिकैप के लिए। ये रिकैप मैंने आपको इसीलिए दिया है ताकि आपको रिवाइज होता रहे और एक्टिव रिकॉल आप करते रहें। एक्टिव रिकॉल इज कि आप जब कोई वर्ड सुनते हैं, कोई टर्म सुनते हैं जिससे रिलेटेड आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, तो आप उस टर्म को सुन के, उस वर्ड को सुन के वो इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करते हैं। दैट इज एक्टिव रिकॉलिंग, एंड माई एम इज टू मेक यू इंडल्ज इन दिस एक्टिव रिकॉलिंग। अगर आपने सिर्फ रटा, अगर आप सिर्फ रोटिंग वाले सिचुएशन में हैं, अगर आप सिर्फ उसी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं कि बस मगअप कर लिया, नोट्स उठाए और बस रटना चालू कर दिया, दिस वोंट बेनिफिट यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। एग्जाम तक आते आते आप फैक्ट्स भी भूल जाएंगे, कंसेप्ट्स भी भूल जाएंगे, एंड इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। सो प्लीज फोकस ऑन एक्टिव रिकॉलिंग। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट में छोटी छोटी चीज़ें देखी, कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स देख लिए, एक दो चीज़ों के बारे में बात कर ली, पिक्चर्स देख ली हमने, सिल्क रोड देख लिया। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन
एंड एक्टिव रिकॉलिंग। आप इन चीज़ों को कंबाइन करिए, इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करिए और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ये सिर्फ आपको रिटेन करने में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको आंसर करने में भी हेल्प करेगा। जब आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे और आपको चारों एक ही जैसे लग रहे होंगे या चारों ही सही लग रहे होंगे, तब ये एक्टिव रिकॉलिंग की टेक्निक आपके काम आएगी गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग हिस्ट्री, कीप लिविंग हिस्ट्री। इस रिकैप को आप अच्छे से देख लीजिए। इसका दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में। आई गिव यू द सेकेंड पार्ट ऑफ रिकैप ऑल्सो। टिल देन आप इसको रिवाइज करते रहिए एंड मल्टीपल रिविजन्स करिए अपने नोट्स के और शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।